हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है। जो क्लास 9th के हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। क्लास 9th में हिंदी साहित्य के चैप्टर का ये है चौथा चौथा पाठ है। चौथा पाठ है महादेवी वर्मा जी का और इनकी फोटो ये रही। इन्हीं के बारे में आज हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनके बारे में सभी इनकी रचनाएं को हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं इनका जीवन परिचय और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। इतना ही साफ दिखेगी इसमें वैसे। महादेवी वर्मा महादेवी एक मिनट यार। हाँ चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा का जन्म महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में 1907 को एक संपन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। एक संपन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। अब डिटेल से पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री होने के साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। गुलाब राय जैसे शीर्ष स्तरीय गद्यकार ने लिखा है। गुलाब राय एक लेखक है दोस्तों। उन्होंने महादेवी वर्मा जी के बारे में लिखा है कि मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूँ। मैं गद्य में महादेवी को लोहा मानता हूँ। और इनका जन्म महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में हुआ, एक संपन्न कायस्थ परिवार में। कब हुआ? 1907 ईस्वी को हुआ। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में प्राप्त की गई और फिर उसके बाद क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। ये सबसे पहले बच्चों इलाहाबाद में वहाँ इंदौर में पढ़ी और उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त किया। और इसके बाद इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में हो गया। ससुर जी के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया, परंतु इनके निधन के पश्चात उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। जब इनके ससुर जी जीवित थे तब इनकी शिक्षा में थोड़ा बाधा आई थी। हालांकि इनके निधन के बाद इनके अध्ययन फिर से चालू हो गया। और यानी कहने का मतलब है कि ससुर जी इनके पढ़ाई का विरोध करते थे कि भाई जब आपको पढ़ना नहीं है, आप घर का काम देखिए। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये फिर अपना अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर दिया महादेवी वर्मा जी ने।
और प्रारंभ किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वह 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत। इन्हें उत्तर प्रदेश शासन विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ। इनकी मृत्यु दोस्तों 11 सितंबर 1987 को अपने प्रयाग में हुई। प्रयाग जो कि इलाहाबाद में है। अब थोड़ा इनके शॉर्ट जीवन परिचय पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनके साहित्यिक परिचय पे चलेंगे। दोस्तों इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद है, उत्तर प्रदेश। जन्म और मृत्यु सन इनका जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु हुई 1987 में। यहाँ देखा जाए तो इन्होंने 80 साल जीवित रही। और इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय और माता हेमरानी देवी था। ये छायावादी युग की लेखिका हैं। भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। और उसके बाद इनकी शैली विवेचनात्मक है, संस्करणात्मक है, भावात्मक है, व्यंग्यात्मक है, चित्रात्मक है, अलंकारिक है। कविता के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कावित्री के रूप में चर्चित रही। कावित्री के रूप में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कावित्री के रूप में चर्चित रही। अब दोस्तों साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं कुछ। महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। अब कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों में देखने को मिलता है। मुख्यतः एक कावित्री ही थी। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर इनके गद्य रचनाओं को देखना है तो आप इनकी काव्य कृतियों में देख सकते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः कावित्री ही थी। फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि संस्मरण लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। कह रहे हैं कि अगर आप महादेवी वर्मा को जानना चाहते हैं तो आप इनकी काव्य कृतियों में देखिए, लेकिन इन्होंने गद्य से ही आरंभ किया था रचनाएं लिखना। गद्य रचनाएं मतलब एक कहानी टाइप होती है, और जो काव्य रचनाएं होती है कविता टाइप रहती हैं, एक छंद के हिसाब से रहती है। जैसे दोहा चौपाई, उसमें भावार्थ निकालना पड़ता है, उसका अर्थ स्पष्ट करना पड़ता है, और उसको गाया भी जाता है, उसमें रस भी प्राप्त होता है। और गद्य में आपको रस तो अधिक नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उसमें जानकारी टाइप भी रहता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि महादेवी वर्मा जी संस्मरण लिखे हैं, रेखाचित्र लिखे हैं, निबंध लिखे हैं और आलोचनाएं भी लिखी हैं। रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनकी छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब कह रहे हैं कि रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनकी जो छायावादी साहित्य है, इसे हिंदी साहित्य का अमूल विरासत के रूप में जाना जाता है। फिर कह रहे हैं विरह की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। अब इनको आज की मीरा भी कहते हैं, आधुनिक मीरा है। विरह की गायिका, विरह का मतलब होता है कोई दुख को प्रकट करने वाली।
दुख को प्रकट करने वाली यानी दिखाने वाली। जैसे इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं, उसमें इनकी रचनाओं में विरह झलकती है। महादेवी वर्मा जी महादेवी वर्मा जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत को सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। अब कह रहे हैं कि विरह के समय ही विरह के समय ही महादेवी की जो ये चांद पत्रिका है, ये नारी जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन गई। इनके साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अब बताया जा रहा है कि इनके साहित्य के प्रचार के लिए संसद नाम की एक संस्था भी बनाई गई थी। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार इन्हें नीरजा काव्य रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला और यामा कविता संग्रह पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डीलिट की मान्यता उपाधि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मान्यता उपाधि प्राप्त किए। भारत सरकार से पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1983 ईस्वी में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1983 में दिया गया था। अब इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं दोस्तों। कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रमुख कृतियों में इनके देख सकते हैं कि हम लोग निबंध संग्रह में क्षणदा है, श्रृंखला की कड़ियां हैं, अबला एवं सबला है, साहित्यकार की आस्था है, संकल्पिता है और रेखा चित्र की बात किया जाए तो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं हैं। और थोड़ा देख लेते हैं। संस्मरण में देखा जाए तो पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण, भाषण संग्राम में संभाषण, संपादन में चांद, संपादन में चांद पत्रिका और आधुनिक कवि का विद्वता के साथ संपादन कार्य किया। आलोचना में देख लेते हैं दोस्तों इनका। आलोचना में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीप शिखा की भूमिकाएं हैं। काव्य रचनाएं में निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीप शिखा, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा आदि हैं। इन काव्य कृतियों में महादेव वर्मा जी की अंतर्वेदना और रहस्यमय वृत्तियों की अभिव्यक्ति हुई है। बस दोस्तों, यही रही इनकी कुछ रचनाएं। और अब इनकी भाषा शैली इसे देख लीजिए खाली। भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी भाषा शैली में है वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और भावात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली और अलंकारिक शैली है, सूक्त शैली और उद्धरण शैली आदि का इन्होंने प्रयोग किया है। अब बात करते हैं इसने क्लास 9th के चैप्टर में, तो इन्होंने गिल्लू नाम का एक चैप्टर लिखा है। ये रेखा चित्र गिल्लू एक रेखा चित्र है जो कि मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है।
इसमें इन्होंने सुकोमल लघु प्राणी, सुंदर जीव, गिलहरी के बारे में एक प्रकृति का मानवीय संवेदन तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा स्नेहशील और समन्वय है। भाइयों का समन्वय है दोस्तों। पर दोस्तों, हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको पढ़ाया और इनके बारे में थोड़ा कुछ बहुत बताया हमने भी। अब ये भी बताया कि क्लास 9 के बच्चों के लिए, क्लास 9 में इन्होंने एक चैप्टर लिखा है गिल्लू, जो कि गिल्लू एक रेखा चित्र है जो कि मेरा परिवार नामक रचना से लिया गया है। ये महादेव वर्मा जी की फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। इनकी हमने रचना बताया, इनका जीवन परिचय बताया, सब बता दिए दोस्तों। अब आप लोग इनकी जो व्याख्या है, व्याख्या हम अगले चैप्टर में लाएंगे। सभी की व्याख्या रह गई है, अभी क्लास 9 में सभी को हमने किसी की व्याख्या नहीं बताई है, तो सबका एक एक चैप्टर की हम व्याख्या लेके आएंगे पाठ की। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये क्लास के 9th बच्चे इसको ध्यान देंगे, क्योंकि आपको जीवन परिचय याद करने में कठिनाई होती है, तो हमने एक विशेष रूप से इसको समझाया है। ये आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।